अच्छा, मैं बता ही रहा था कि आपके पास सबसे पहले एक रॉ डेटा होता है, ठीक है। अच्छा जी, रॉ डेटा को आप बेसिकली क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। तो एक क्लीनिंग का प्रोसेसर होता है जो क्लीन करता है, यानी मॉडल होता है, यानी उसके बाद आप उसको मॉडलिंग के लिए भेजते हैं। ये 3 बॉक्स तो स्टैंडर्ड है जो आप अब तक कर चुके हैं और आप इसके बारे में जानते हैं कि आपके पास एक रॉ डेटा हमें, जैसे टाइटैनिक को मैंने हैंडल किया। तो मैंने टाइटैनिक को इसलिए लिया था कि क्योंकि वो कैगल का डेटा था, मेरा अपना बनाया हुआ डेटा नहीं। वैसे तो छोटे मोटे डेटा हम लेके चलते ही रहे, लेकिन एक्चुअल में बाद में हमने टाइटैनिक के डेटा और दूसरा हाउस प्राइस प्रिडिक्शन डेटा, एक टाइटैनिक का डेटा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन जो है वो रिग्रेशन प्रॉब्लम, दोनों टाइप की डेटा मैंने आपको प्रोवाइड की। जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है जो अभी दिया हुआ असाइनमेंट में, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। मैं अभी समझाऊंगा कि वो रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है। और दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने मतलब इस तरह के इस पर कोई आर्गू नहीं कर सकता कि कैगल से उठाए हुए डेटा सेट है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने इसकी क्लीनिंग कर दी। क्लीनिंग के लिए आपने इस पे फीचर इंजीनियरिंग और इस तरह के मेथड अप्लाई किए, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग आपने लगा दी इसको। अब उसके बाद यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडलिंग कर दी, मशीन लर्निंग की मॉडलिंग कर दी। ये जरा मैंने एमएल इसलिए लिखा है कि आपको पता हो कि मशीन लर्निंग की मॉडलिंग भी है। अब मॉडल जो है वो रेडी हो गया। मॉडल रेडी का मतलब क्या होता है कि आपने जो डेटा था उसमें से उसकी क्लीनिंग वगैरह करके एक एक्सपीरियंस तैयार कर लिया, अपना जमा कर लिया बहुत अच्छे अंदाज में। यानी उसको मैं अपनी आम जिंदगी में इस तरह कहूँ कि मेरे पास अपनी जो गुजारी हुई जिंदगी है उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। तो उनको मैंने अच्छी तरह से सफाई करके, ये नहीं कि मैंने कहा कि जो बैड एक्सपीरियंस है उसको हटा दिया, जो अच्छे थे वो ले लिए, ऐसा नहीं। हमें बैड एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उनको अच्छी शक्ल में लाके एक मॉडल मैंने यहाँ बना ली। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने, अगर हम अपनी जिंदगी में कहें तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस है मेरा, जो मॉडल है। अब क्या होगा, ये मैंने आम जिंदगी के हवाले से लिखा है। होगा ये कि यहाँ से एक टेस्ट डेटा आएगा, और टेस्ट डेटा जो है वो क्या होगा कि कोई नया डिसीजन लेना होगा आपने किसी चीज़ के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पे रॉ डेटा अगर किसी मेडिकल फील्ड से है, किसी को कैंसर की प्रिडिक्शन है, तो आपने पिछले कई लोगों के डेटा को कलेक्ट किया, उसकी क्लीनिंग की और उसका मॉडल तैयार कर लिया, यानी रेडी कर लिया। उसके बाद आपके पास एक नया पेशेंट आया और आपने उसके सिम्टम्स देखे और देख के जो है वो अंदाज़ा लगाया। तो आपने कहा मैं क्यों अंदाज़ा लगाऊं, मॉडल का दे देता हूँ। तो मॉडल को आप वो प्रोवाइड कर देंगे। अब मॉडल जो है, ये मॉडल कितना अच्छा बना हुआ है आपको अंदाजा होगा। मॉडल कितना अच्छा बना हुआ है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक क्लीनिंग कितनी अच्छी हुई है और एक आपने एमएल के लिए जो एल्गोरिथम यूज किया है वो कितना अच्छा है। तो आपका टेस्ट डेटा यहाँ से इसको हिट करेगा, जो भी टेस्ट डेटा होगा। इस टेस्ट डेटा के बेसिस पे हम इसको कोड भी इंशाल्लाह आज कर लेंगे, तो अच्छी बात हो किसी एक का। तो ये टेस्ट डेटा के बेसिस पे हम इस मॉडल को हिट करेंगे यहाँ पे। अब हमें इसके बारे में, जो नया डेटा आया इसके बारे में पता चलेगा कि ये जो है इसको बेसिकली कैंसर है या इन केस कैंसर नहीं है, यस और नो। एक, जब यस और नो में हम बात करते हैं तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और एक जो है वो ये है कि आप क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हो सकता है कि मॉडल आपने बनाया हुआ है और आपने जो है, मैंने इसको पॉज किया हुआ, जो हाउस प्राइस आपका बना है बेसिकली वो रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने। हाँ, जीरो। लेकिन देखो 01, जिन्होंने सवाल पूछा, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ी देर रुक गया हूँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मोहम्मद बिलाल ने सवाल, जरूरी नहीं है कि हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमेशा 01 हो। हमारी क्लास होती है, इसको कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, लेकिन मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन यानी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, यानी जरूरी नहीं कि आपके टारगेट क्लास में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हो सकता है 5 ऑप्शंस हो। मिसाल दो, किसी को खुदा न खास्ता कैंसर है, तो अब कैंसर की भी तो बहुत सारी टाइप्स है ना। तो अगर सिम्टम्स है तो ये बताया जाए कैंसर कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर है या आपके पास ब्लड कैंसर है या फला कैंसर है। तो मल्टी क्लास हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग जो सिखाते हैं वो बाइनरी क्लास सिखाते हैं।
अच्छा, तलहा ने पूछा है कि सर आप बता रहे थे कि हम मॉडलिंग करते क्यों है, वो बात नहीं बताई। इसलिए करते हैं ना, यही तो बात बता रहा हूँ। मॉडलिंग को मैंने दूसरा नाम दिया एक्सपीरियंस। अब मिसाल के तौर पे इसीलिए बता रहा हूँ कि मॉडलिंग क्यों करते हैं। आप आम जिंदगी में देखें, आपका एक आपकी सामने आप 20 साल के स्टूडेंट है, मिसाल 21 साल के स्टूडेंट है या 20 साल के स्टूडेंट है, तो आपने 20 साल की ज़िंदगी में कुछ कुछ आपके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। मिसाल के तौर पे दुकानदारों से मामलात में, बस में सफ़र करने के, है ना, एहतियाती तदाबीर कैसे उतरना है, कैसे, ये आपने अपने दिमाग में नोट कर लिए। पढ़ना कैसे है, एग्ज़ाम कैसे देना है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके। समझ आ रही है? आपने इन एक्सपीरियंसेस को अपने दिमाग में जमा किया हुआ है, इसकी मॉडलिंग की हुई है। अगर ये अच्छी तरीके से मॉडल होंगे, कोई चीज़ धुल्ली नहीं हुई हुई होगी और हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर मॉडल बनी हुई होगी। अब मिसाल के तौर पे आप किसी बस में बैठ रहे होंगे, ठीक है, और जो कि अब बस में आप बैठ रहे हैं, तो ये एक नया नया एक्सपीरियंस है। आप नया टेस्ट डेटा आपके पास आया। तो जो पास्ट में था कि भाई देखो, अगर आप बस में बैठे हैं तो आपको इस तरह चढ़ना चाहिए, चलती बस पे नहीं चढ़ना चाहिए, मिसाल के तौर ये सब आपने अपने एक्सपीरियंस से नोट कर लिया। कभी कोई नुकसान खुदा ना खास्ता हुआ, आपका पैर स्लिप हो गया होगा, तो कहेंगे मेरा पैर इस वजह से स्लिप हुआ था, वो आपने नोट कर लिया। अगर तो नोट ही नहीं किया तो फिर तो आप अगले टेस्ट डेटा में उसको केयर नहीं करेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता आपका पैर किसी वजह से स्लिप, किसी का भी पैर स्लिप हुआ हो किसी वजह से, तेज बस से उतरते वक्त या किसी और वजह से, तो उसने उसको नोट कर लिया। जब भी वो अब बस से उतरेगा, अगर उसने उसको नोट किया हुआ है, अपने दिमाग में मॉडल बनाया हुआ है, तो जब भी वो बस से उतरेगा, बस से उतरना, अब नया बस से उतरना एक टेस्ट डेटा, तो वो उस मॉडल से कंपेयर करेगा कि ये सिचुएशन कौन सी है, क्या करना चाहिए मुझे। तो मॉडलिंग इसलिए करते हैं। तो मॉडलिंग करने का मतलब क्या होता है कि मॉडल आपका रेडी है, एक नया टेस्ट डेटा आएगा, पास्ट एक्सपीरियंस या मशीन लर्निंग के मॉडल, अगर हम मशीन लर्निंग में, तो मशीन लर्निंग के मॉडल के बेसिस पे तय करेगा कि आइदर ये क्लास जो है वो यस है, क्योंकि इसकी टारगेट क्लास तो मिस होती है जो ये टेस्ट डेटा होता है, और या तो वो यस है या नो है। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, या किस क्लास से बिलोंग करता है, जैसे फेस रिकग्निशन है तो ये आदमी है या नहीं है, तो किस क्लास से बिलोंग करता है। और अगर ये बेसिकली कंटिन्यूस, और जब भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है वो डिस्क्रीट प्रॉब्लम है, और जो कंटिन्यूस प्रॉब्लम होता है उसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। उसमें आप वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, तो अब यकीनन आप ये थोड़ी कहेंगे कि इस वाले घर में क्लासिफाई हुआ या नहीं हुआ, बल्कि आप ये कहेंगे कि अब आपको जो डेटा नया मिला है उससे जो मॉडलिंग करके आपके इस टेस्ट डेटा के हाउस प्राइस कितनी है। तो इसमें बेसिकली आप प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन तो ऊपर भी करते हैं, ऐसा नहीं कि यस और नो की प्रिडिक्शन ही है, तो आप वैल्यूज बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। इसको कहते हैं आप रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दो टाइप के मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, यानी डेटा सेट बिल्कुल क्लियर है, अगर किसी को समझना है। डेटा सेट बेसिकली एक में डिस्क्रीट टारगेट क्लास होती है, टारगेट क्लास की बात कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स की बात नहीं कर रहा। डिस्क्रीट टारगेट क्लास होती है, जैसे कि हमारे पास टाइटैनिक के डेटा सेट में था, और एक में जो है वो बेसिकली जो है वो कंटिन्यूस डेटा टाइप होती है, जिससे कि हमारे पास हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में। ये जो वेदर फोरकास्टिंग का जो सिलसिला है, वेदर फोरकास्टिंग, यानी आप बताते हैं कि कल मौसम कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है? इंतजार करो, वेदर फोरकास्टिंग जो है वो क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है? टाइम सीरीज तो है, प्रॉब्लम कौन सा है कि टाइम सीरीज तो एक कैटेगरी है ना, लेकिन टाइम क्लासिफिकेशन इब्राहिम कैसे बताओगे? कल टेम्परेचर कितना होगा, तो ये नहीं पूछ रहा बारिश होगी या नहीं होगी, ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कल टेम्परेचर कितना होगा। कंटिन्यूस है, यानी आप किसी कैटेगरी में फॉल करवाना चाहते हैं या कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं। आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। जिन्होंने क्लासिफिकेशन बोली है वो आपको वो करेक्ट कर लें कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं, वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू आप टेम्परेचर निकालना चाहते हैं। तो अगले 5 दिन का टेम्परेचर क्या होगा, अगले 5 दिन का टेम्परेचर क्या होगा, ये एक वैल्यू निकालने का प्रॉब्लम है।
तो इसलिए आप इसको कहेंगे कि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। सर अगर वैल्यू बता रहे हैं तो रिग्रेशन है। जी बिल्कुल, वैल्यू बता नहीं रहे, वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी टारगेट क्लास में आपको वैल्यू दी हुई है और टेस्ट डेटा के लिए भी वैल्यू निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास इसी महीने में, और सुना, इसी महीने में पिछले साल क्या रहा, ठीक है, और अभी कुछ दिनों से पीछे क्या मौसम रहा, इन सब के एट्रीब्यूट्स को जमा करके मॉडल बनाते हैं और आगे 5 दिन क्या टेम्परेचर रहेगा वो उस मॉडल से हम प्रिडिक्ट करवाते हैं। तो क्या चीज प्रिडिक्ट करा रहे हैं, वैल्यू क्या होगी, यानी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे ये कोई कहता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये कौन सा प्रॉब्लम है? जी ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारी ईमेल, जो हम ईमेल देखते हैं, एक ईमेल हमारे सही, बिल्कुल सबने सही बताया, सारे लोगों को भी पार्टिसिपेट करना। अगर हम एक ईमेल रिसीव करते हैं तो वो ईमेल स्पैम में जाएगी या इनबॉक्स में जाएगी, ये ईमेल स्पैम में जाएगी, ईमेल में या इनबॉक्स में जाएगी। तो ये जो टारगेट है कि कहाँ जाएगी, ये क्लासिफिकेशन है या फिर रिग्रेशन है? हाँ क्लासिफिकेशन, चलो ये समझ में आना शुरू हो गया ना। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। कल मार्केट में शेयर्स के रेट क्या रहेंगे, ठीक है, शेयर्स के रेट क्या रहेंगे, क्लासिफिकेशन है रिग्रेशन है? वेरी गुड वेरी गुड, रिग्रेशन है। वो फीमेल आंसर नहीं दे रही, क्या बात है, तो है हमारे पास फीमेल क्लास में, लिख के आंसर दे सकती हैं। अच्छा जी, सब लोग पार्टिसिपेट करो ताकि ये पता चले कि भाई आपको। सर कंपेयरिंग में रिलेशन यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कंपेयरिंग में रिलेशन यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मार्केट में, अच्छा ये बताओ कि ये आदमी हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है या नहीं है, रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन है, वेरी गुड। तो अब आप बासानी, अब जो एक जमाने में हमारा कंफ्यूजन थी कि डेटा सेट को देख के कैसे बताएंगे, तो डेटा सेट को देख के बासानी बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए दो मेजर टाइप है, टाइम सीरीज का मेथड भी या तो रिग्रेशन होता है या फिर क्लासिफिकेशन। टाइम सीरीज एक अलग कैटेगरी है, उसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल यूज किया जाता है, तो हम बेसिकली उसमें भी लेकिन रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन ही एग्जिस्ट। अब सवाल यहाँ तो मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी। सर रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर अगर 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे निशान साहब, मिसाल के तौर पे आपने पूछा ना, तो मिसाल के तौर पे वो खामोश तबीयत है, हंसमुख है या फला है, तो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और बिहेवियर अगर किसी हम कंटिन्यूस वैल्यू में निकालना चाहते हैं कि कितनी उसका बिहेवियर की वैल्यू क्या है, तो फिर वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। बिहेवियर बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि इमोशन है, तो इमोशन 5 किस्म के इमोशन में क्लासिफाई कर रहे होंगे, 10 किस्म के इमोशन में, इमोशनल जो है जैसे इमोशन कहते हैं उसमें क्लासिफाई कर रहे होंगे। तो अगर अगर तो उसकी हमें क्लास पता है कि भाई हंसमुख है, गुस्सा करता है या फला है, तो फिर तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। हैप्पी एंड सैड है तो क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम इमोशन को बेसिकली किसी वैल्यू से निकाल रहे हैं तो फिर वो बेसिकली एक रिग्रेशन प्रॉब्लम इज डिपेंड, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा तुम लोग के ये रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। और हम आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। अच्छा जी, नाउ गोइंग टू प्रोसीड। ये तो हमने एमएल का एक मॉडल बना दिया। डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह है, हमें स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कहता है द एबिलिटी टू इम्प्रूव द बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी द एबिलिटी टू इम्प्रूव द बिहेवियर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। दो तरह की बेसिकली लर्निंग होती है, एक ह्यूमन लर्निंग होती है, एक मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली ह्यूमन की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी एग्जैक्ट तो नहीं हुई, कुछ जगहों पे ह्यूमन से भी बेहतर है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी इस जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो किसी भी, बहुत कम ऐसा धोखा खाता है कि किसी भी जगह पे देखते हुए जो है वो ये पहचान लेता है कि ये एक कैट है या डॉग है, किसी भी जगह पे, बैक साइड से हो, फ्रंट से हो, सामने से हो, तो वो देख के बता। अच्छा किस तरह पहचान लेता है कि ये कैट है, यानी अगर वो उसको साइड से भी देख रहा है तो बता देता है कि ये कैट है, वरना वो देख के बता देते हैं डॉग है। तो अब
ये कैसे पहचान लेता है? क्योंकि बचपन से उसको ये बताया गया कि इस शक्ल की चीज, ये शक्ल की जो चीज होती है ये भी या तो कैट होती है या डॉग होती है। एक्सपीरियंस से उसके अंदर, इस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर एक लर्निंग डेवलप हो गई है, एक उसके डेटा, उसके दिमाग में ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग का मतलब है लर्निंग या ट्रेनिंग कर दी गई है। जैसे बच्चा अपनी माँ को 6 महीने की उम्र से पहचान लेता है, और जब भले वो बोलना न जानता हो, लेकिन माँ या के बाप या जो उससे करीबी रिश्तेदार है उसके अलावा किसी 6 महीने की उम्र में उसके अलावा किसी के पास जाता तो रोता है। क्यों? क्योंकि वो उस शक्ल को रिकॉग्नाइज कर चुका होता है। आपने सुना होगा बड़े लतीफे हुए हैं कि जब मेकअप किया तो बच्चा पहचाना नहीं, जब मुंह धुला तो बच्चे ने पहचान लिया। ये सब बड़े लतीफे बने। शादी में गए तो बच्चा ढूंढ रहा अपनी माँ को, माँ ही नहीं मिल रही उसे। क्यों? क्योंकि उसने वो शक्ल ही नहीं देखी पहले। तो उसकी लर्निंग जो है, उसकी लर्निंग जो है बेसिकली अपनी माँ की शक्ल की थी, तो उसने लर्निंग की हुई। अब माँ के अलावा किसी और के पास, हालांकि औरत है दूसरी भी, लेकिन उसके पास जाता तो रोता है। तो वो लर्निंग फिर आस्ते आस्ते उसको बोला जाता है कि ये तुम्हारी मामा है, ये तुम्हारी मामा है। तो वो फिर उसके बाद जब बोलने के एज में आता है तो मामा बोलता है, बाबा बोलता है, इस तरह से। तो वो उसकी ट्रेनिंग है। तो इसी तरह जब उसको बिल्ली भी दिखाई जाती है, जब पढ़ने की उम्र आती है तो कहते हैं कैट है, तो उसको डिफरेंट शक्ल से कैट 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 कैट, तो उसको ट्रेनिंग हो जाती है ना। तारिक मसूद को खूब समझा था मैं, वहाँ एमएल की मॉडल भी फेल हो गया था। हाँ, अच्छा खैर, तो ये बात समझ में आ रही है तुम्हारी। तो अब मिसाल के तौर पे, अब मिसाल के तौर पे जब हम, अब ह्यूमन की लर्निंग तो ये है, लेकिन कुछ जगहों पे ह्यूमन की लर्निंग कम है और मशीन की ज्यादा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे कलर की रिकग्नाइज करने में ह्यूमन की, क्योंकि आई साइट जो है वो बहुत सारे मिक्सिंग कलर को एक जैसा ही कहते हैं, वो हम अभी आगे बात कर लेंगे। मशीन लर्निंग को भी हम ऐसे ही बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक तस्वीर में मशीन को दूं और बोलूं कि बताओ ये कैट है या डॉग है, तो अब सिर्फ फ्रंट से देना मकसद नहीं है, फ्रंट से देना मकसद नहीं है, बल्कि देना मकसद ये है कि उसका कोई भी जाविया, कोई भी एंगल से मैं उस तस्वीर को दूं तो बता दे कि ये बेसिकली एक कैट है, ये एक डॉग, उसमें से बाइफरकेट कर सके कि इसमें से कैट कौन सा। अब तो डीप लर्निंग के बेसिस से बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब मशीन लर्निंग पे थे तो काफी डिफिकल्ट होता था कि हम किस तरह बताएंगे कि कौन सा बेसिकली जो है वो कैट है, कौन सा डॉग। इवन के अब ये कोशिश की जा रही है, बल्कि ये काम भी हो चुका है, कि एक तस्वीर अगर मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक तस्वीर में एक बिल्ली एक ग्रास पे भाग रही है, या एक बकरी जो है वो घास खा रही है, और वो तस्वीर में अगर वो अपनी मशीन को, और जैसे मिसाल के तौर पे हम बाग में बैठे हुए हैं, आप बाग में बैठे हुए हैं, आपका एक छोटा सा भाई भी है जो कि 2 साल का है, बोल सकता है, 1.5 साल का है, बोल सकता है। तो एक बकरी जो है वो घास खा रही हो तो बासानी बता सकेगा कि ये सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, कि बकरी जो है वो घास जो है वो खा रही है, ये बोल सकता है वो। हम चाहते हैं हमारी मशीन पे ही हो जाए, कि मैं अगर कोई तस्वीर अपनी मशीन को दूं तो वो उस तस्वीर को इंटरप्रेट कर दे कि इसके अंदर क्या बोला जा रहा है या क्या एक्शन हो रहा है। हमारी बात नहीं, तो ये कहलाता है मशीन। अब जितनी अच्छी आप इसकी मॉडलिंग करेंगे, जितनी अच्छी जो है वो आप इसकी लर्निंग करवाएंगे, उतने अच्छे आपकी मशीन आंसर देगी। अगर लर्निंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो है वो मॉडलिंग अच्छी नहीं होगी। आप कहते हैं ना, जब आप किसी, अगर ईमानदारी हो तो जो जज होता है वो भी शवाहिद के बेसिस के ऊपर ही जो है वो अपने फैसले सुनाता है, यानी जो वो लर्न करता है शवाहिद से, उसके बेसिस पे फैसला सुनाता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लर्निंग का सारा दारोमदार पीछे वाले डेटा पे, और डेटा की क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ चेन ऑफ द वर्क, कि कितना अच्छा आपने डेटा को लर्न किया। तो मशीन लर्निंग मॉडल तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन यही बात है कि हम पीछे जो डेटा क्लीन कर बैठे हैं वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं। सर फिर तो मॉडल ट्रेन भी से ऐसे ही फोटो पे हो? जी बिल्कुल, ऐसे ही फोटो पे होते हैं। जो लोग इस पे एफआईपी बना रहे हैं उन्होंने ऐसे ही किया। लास्ट टाइम जो हमने एक प्रोजेक्ट बनवाया, पता नहीं वो फवास थे या कौन था, ये गार्बेज कलेक्शन का जो है वो गार्बेज, या फिर दरख्त गिरा हुआ है या फिर पानी ठहरा हुआ है, तो इसका जो मेरे ख्याल है फवाज लोगों ने बनाया था, तो वो बेसिकली ट्रेनिंग भी ऐसी करवाई थी उसकी। हर तस्वीर को मार्क करके जो है वो बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही, ताकि आपका जो डीप लर्निंग मॉडल है उसको ट्रेन कर ले, और जितने अच्छा ट्रेन करेगा उतना अच्छा आंसर देगा। क्योंकि जो टेस्ट डेटा है उसको वो तो कैसे ही आ सकता है ना, इसलिए बहुत डेटा जमा करना पड़ता है। डेटा की कलेक्शन और उसकी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब तो खैर डीप लर्निंग ने बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि आप डेटा लेते हैं और दे देते हैं, बाकी सारा काम डीप लर्निंग का होता है, वो किस तरह उसकी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। और प्री प्रोसेसिंग का थोड़ा काम तो खैर आपको जिम्मेदारी में आता है। अच्छा खैर, डेफिनेशन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये,
टॉम मिचेल साहब की एक बुक भी है जो हम पढ़ाते हैं 1998 में, इसने डेफिनेशन दी थी, इसको पढ़ना पड़ते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब ये वही एक्सपीरियंस है जिसको मॉडल कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू सम टास्क, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट टास्क के लिए होता है। यानी मैंने जैसे बताया, बस में चढ़ने का एक्सपीरियंस अलग है और एग्जाम देने का एक्सपीरियंस अलग है। बात में मैं एग्जाम देने के एक्सपीरियंस को बस में इन आउट होने के एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं कर सकता कि मेरे पास एग्जाम देने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं बस से कैसे उतरूंगा मुझे बता दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो स्पेसिफिक टास्क है, एक्सपीरियंस है, वो बेसिकली इस पे जो भी एक्सपीरियंस होता है वो स्पेसिफिक टास्क का होता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी अपने पास डेटा से जो सिखाया जाता है उसको, विद रिस्पेक्ट टू द सम टास्क, जो पास डेटा से सिखाया जाता है वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, फिर सवाल लेता हूँ कि आपने एग्जाम देने के एक्सपीरियंस को सीख लिया, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया, लेकिन कौन ये तय करेगा कि आपने जो लर्निंग की है वो बहुत अच्छी है। दोबारा सवाल सुनो मेरा गौर से। आपने एग्जाम देने की टेक्निक को बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया। एग्जाम देना टास्क है, कई एग्जाम दिए, ये एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपने अपने पास बहुत अच्छे तरीके से रख ली। आप क्लेम करते हैं, गौर सुनना, आप क्लेम करते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छी लर्निंग की हुई है। कैसे प्रूफ करेंगे आप? इस बात का प्रूफ कैसे होगा कि आपने अच्छी लर्निंग की? आप कहेंगे कि मुझे कोई टेस्ट डेटा दो, यानी मेरा कोई एग्जाम अब कराओ, उस कोई एग्जाम कराओ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जाम कैसे देते हैं। जब आप दोबारा एक नया एग्जाम देंगे अपने टेस्ट डेटा पे रहते हुए, अपने ट्रेन डेटा पे रहते हुए, तो पता चलेगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, आपके रिजल्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो जो एक्सपीरियंस आप हासिल कर लेते हैं, इट इज नॉट इनफ कि आप क्लेम कर सकें बहुत अच्छा है, जब तक कि आप टेस्ट डेटा पे उसकी परफॉर्मेंस ना मेजर कर लें। समझ आई? आप लाख एक्सपीरियंस ले लें लेकिन टेस्ट डेटा पे आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, तो फिर आपके एक्सपीरियंस किसी काम पे। इसका मतलब तीन चीजें हो गई। एक्सपीरियंस इज फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी अगर मैं फेस रिकग्निशन के लिए कोई मॉडलिंग कर रहा हूँ तो यकीनन मैं उस पर कैंसर प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, ये टास्क कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी। ये तो दो बातें हो गई। एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी, सम परफॉर्मेंस मेजर पी, यानी उसके बाद उस एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस की जाती है। आप नया डेटा लेते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस पता चलती है। If its performance on T as measured by P, T का मतलब उस टास्क के ऊपर जो भी टास्क था और जो भी परफॉर्मेंस अप्लाई, इम्प्रूव विद द एक्सपीरियंस ऑफ P। और ये जो आपका परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकता है एक्सपीरियंस के इम्प्रूव के साथ। जैसे जैसे आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस उस टास्क के ऊपर इम्प्रूव होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सिंपल डेफिनेशन, मैं एक वर्ड में पढ़ देता हूँ, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं सवालात की तरफ जाता हूँ। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू द सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी। If its performance on T as measured by P improve with the experience E। अब ये E जो मैं बोल रहा हूँ ज़ाहिर आपको हिट नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप खुद पढ़ेंगे तो शायद आपको हिट कर जाए, क्योंकि जब दूसरा पढ़ रहा होता है तो कभी नदी वजी हवाएं उड़ रही क्या बोल रहा है पता नहीं। तो आप इसको एक दफ़ा गौर से पढ़ लें, समझ आ जाएगा। जी सर मैं था, हाँ आपके याद रहता है कुछ चीज़ें, मुझे भी आपके ही प्रोजेक्ट होगा। जी सर मोहम्मद साहब, समझ में आ गई बात? ये डेफिनेशन इसकी आई है। आगे बढ़ते हैं। सपोज योर ईमेल, अब ये थोड़ी एग्जांपल दे रहा है, मैं इसमें आप सवाल पूछ लेता हूँ। सपोज योर ईमेल प्रोग्राम watches what with emails you do or do not mark as spam, and based on the learning, based on that learns how to better filter the spam। what is the task T in the setting? इसमें टास्क क्या है बेसिकली, सवाल पूछ रहा है। टास्क क्या है इस काम, इस सवाल के अंदर ऊपर वाले में? एनालाइजिंग द ईमेल, शॉर्ट में बता दो। हाँ ये वाला सही बताया है रवा ने।
तुमने भी सही बताया है सैयद वलीद, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर कंसाइज ये है कि स्पैम है या नहीं है, ये टास्क हमारा। तो अब आप लर्निंग जो करेंगे वो इसीलिए करेंगे ना, एनालाइजिंग किसके लिए, एनालाइजिंग सही है बिल्कुल, लेकिन वो जुमला रवाहा का सही है, रवाहा ने कहा कि आप एनालाइज करना चाहते हैं। टास्क ये है कि आपकी ईमेल स्पैम है या नहीं है। स्पैम होगी तो आप एक स्पैम फोल्डर में डालेंगे, नहीं होगी तो इनबॉक्स में डालेंगे। ये एनालाइज स्पेसिफिक टास्क बताओ क्या है, तो वो बिल्कुल सही आ गया। टास्क क्या है, तो वो कहता है ये है, यहाँ लिखा है इन्होंने कि क्लासिफाइंग ईमेल एज एन स्पैम और नॉट, watching your label email as spam or not, the number of emails correctly classified as spam or not. This is not a machine learning problem. इसमें से टास्क क्या है, मेरे ख्याल है तीनों एक ही जैसी चीजें, लेकिन बहुत ही बारीक बारीक बातें इसके अंदर। कहता है क्लासिफाइंग ईमेल एज अ स्पैम और नॉट, वाचिंग योर लेबल्स ईमेल एज स्पैम और नॉट, ये जो हमने पहले देख चुका है वो एक्सपीरियंस होगा। और नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ईमेल करेक्टली क्लासिफाई, कौन से करेक्टली क्लासिफाई हुए हैं और कौन से नहीं हुए, ये परफॉर्मेंस है। ये जो है ना, ये बेसिकली जो सेकंड वाला है ये वो है जो कि वॉच, यानी जो आप पहले देख चुके थे, तो ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने कहा आगे बढ़े आप, और आगे आपके पास ये आ गया अब कंप्यूटर प्रोग्राम ले। अब ये देखिए चेकर प्रोग्राम है, ये चेकर प्रोग्राम है। तो चेकर प्रोग्राम में बेसिकली आपके पास क्या चीज़ टास्क होगी, क्या लर्निंग होगी, तो ये अब आप सोचेंगे आपको समझ में आएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, सब इसमें लिखा हुआ है, इतना तो आपको आइडिया हो गया कि टास्क क्या है। एक हैंड राइटिंग रिकग्निशन लर्निंग प्रॉब्लम में अगर आप जाते हैं तो उसमें टास्क क्या है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी और इसके एक्सपीरियंसेस क्या है। तो मैं अब सारा स्लाइड तो नहीं पढ़ रहा भाई इसका, अब मैं आता हूँ आपके पास ये वाली लाइन पे, भाई ये वाली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, और क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और हाँ, यानी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग में फ़र्क क्या है, तो वो एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है। जो हमारी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग अब तक हमने की या हम करते रहे, जो भी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट एक एआई प्रॉब्लम है, देखो याद रखना, बबल सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारे सॉर्टिंग प्रॉब्लम, सर्चिंग प्रॉब्लम जो एल्गोरिथम में हम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कन्वेंशनल एल्गोरिथम्स हैं वो सारे के सारे बेसिकली ये आते हैं आपके पास कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में। इसमें आप करते क्या रहे, इसमें करते ये रहे, एक नोट करना, एक मिनट, तो मैं बता ये रहा था कि सवाल देख लेता हूँ, शायद कोई एआई से रिलेटेड सवाल हो। हाँ सर, ये समझ नहीं आया सर वलीद, सवाल पूछोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ये समझ नहीं आया बाकी। अच्छा, अब आ गया सवाल। सॉर्टिंग कैसे एआई, सॉर्टिंग एआई प्रॉब्लम इसलिए है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। हर वो काम जो कि बेसिकली एज अ ह्यूमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या थी कि वो काम जो ह्यूमन करता है वो बेसिकली आर्टिफिशियली होना शुरू हो जाए। तो आपको मैं एक डेटा देता हूँ एज अ ह्यूमन और कहता हूँ सॉर्ट करो, तो आप उसको सॉर्ट करने लग जाओगे। लेकिन वो अगर ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए, आर्टिफिशियली होना शुरू हो जाए, तो आर्टिफिशियल यानी एक ब्रेन आपने कंप्यूटर को दे दिया और वो सॉर्ट करने लग गया, तो इसलिए एआई का प्रॉब्लम है। तो बहुत कॉमन सी बात है, आपने एआई में पढ़ा होगा। सही समझ में आ रही बात है? तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लोगे। तो ये एक एआई का प्रॉब्लम है कि सॉर्टिंग प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम जो है ये उसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो आपने DAA के अंदर पढ़ा, ये सब आप एआई के अंदर भी पढ़ोगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये सारे एआई के प्रॉब्लम। क्योंकि आपसे कोई कहता है कि भाई मुझे यहाँ से लाहौर जाना है, शॉर्टेस्ट बताओ, आप एक ब्रेन से इसको सॉल्व करते, आपने कंप्यूटर को दे दिया। ग्रीडी तो बेसिकली एक टेक्निक का नाम है, ग्रीडी और डायनेमिक और लीनियर प्रोग्रामिंग, वो छोड़ दो। मैं एक जनरल एआई की बात करूँ, एआई की डेफिनेशन यही होती है
एआई की डेफिनेशन जो है वो यही होती है कि आप बेसिकली ह्यूमन ब्रेन से जो काम कर रहे होते हैं वो ब्रेन आप बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर दें किसके अंदर, कंप्यूटर में, अब वो काम करे आपके लिए लेकिन इसकी अब कैटेगरी बना दी गई कि सारे एआई की प्रॉब्लम मशीन लर्निंग नहीं होते हैं, सही है, लेकिन मशीन लर्निंग एआई की प्रॉब्लम है क्योंकि एआई का मकसद ये है, एआई का बेसिक मकसद ये है, एआई इज सुपर सेट, मशीन लर्निंग बाद में आई है लेकिन एआई इज सुपर सेट। एआई का मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन को आप ट्रांसफॉर्म कर दें मशीन के अंदर। अब आप जो काम भी ह्यूमन ब्रेन से करते थे वो मशीन कर रही है, गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, या आप कहते हैं कि मैं बबल सॉर्टिंग कर रहा हूँ, सॉर्टिंग कर रहा हूँ, सर्चिंग कर रहा हूँ, खुद करते तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, वो मशीन कर रही है आपको। समझ में आ रही बात है? दीज आर द बेसिक। लेकिन ये कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है सारी, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। यानी मशीन लर्निंग एआई ही है लेकिन उसका सबसेट है, कैसा पार्ट होगा वो भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, इसीलिए ये समझा रहा हूँ। हम जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग एआई में करते रहे वो ये था कि हम बेसिकली अपने कंप्यूटर को डेटा देते हैं और प्रोग्राम देते हैं और उससे आउटपुट चाहते हैं। डेटा यानी जैसे बबल सॉर्ट में हम अनसॉर्टेड डेटा देते हैं, प्रोग्राम जैसे बबल सॉर्ट का प्रोग्राम देते हैं और वो बेसिकली प्रोग्राम रन करके कंप्यूटर प्रोग्राम को उस डेटा के ऊपर रन करके आउटपुट तैयार कर देता है और सॉर्टिंग जो है उसकी कर देता है। समझ आई बात है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अगर हम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में देखें, ये भी एआई प्रॉब्लम्स होते हैं, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स भी एआई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम एआई प्रॉब्लम्स देखें तो इसके अंदर मॉडलिंग कुछ डिफरेंट होती है। वो ये होती है कि हम उसको डेटा देते हैं, यहाँ पे देखें आप आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में आप मॉडलिंग जो कर बनाते हैं, मॉडलिंग जो करते हैं, मॉडलिंग जो कर रहे होते हैं, तो आप उसको डेटा देते हैं और आउटपुट देते हैं। समझ आए बात? डेटा देंगे और आउटपुट देंगे और उससे आप अपने प्रोग्राम को रेडी कर लेते हैं, यानी प्रोग्राम आपका बाद में आता है। ये बात में समझानी पड़ेगी मुझे। समझाऊंगा इस तरह से कि जैसे मिसाल के तौर पे, एक होल्ड करना है, अच्छा इसमें अगर ये अभी मेरा ना 3 मिनट रह गए, ये बंद हो जाए ना तो फिर हम 2:20 पे ज्वाइन करेंगे दोबारा। हाँ मैं ये आउटपुट वाला समझा देता हूँ। आउटपुट टारगेट क्लास नहीं नहीं, हाँ आउटपुट यहाँ पे जो आउटपुट है वो टारगेट क्लास है, बिल्कुल सही कहा आपने। आउटपुट मैं मशीन लर्निंग प्रॉब्लम समझा रहा हूँ। देखो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में क्या होता है, ये आपके पास डेटा दिया हुआ होता है, हम इस डेटा के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए होते हैं कि एट्रीब्यूट्स है, इस एट्रीब्यूट्स में से एक कॉलम ऐसा होता है जो टारगेट क्लास होता है, इसको इसमें से अलग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला मैंने इसमें से अलग कर दिया, ये टारगेट क्लास है, इसमें से अलग कर लिया, तो अब आपके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये टारगेट क्लास है। आउटपुट यानी पहले से पता है इनका रिजल्ट, इस यानी ये आपके पास जो डेटा है इसका आउटपुट आपको मालूम है। ये ऐसे कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने कभी जिंदगी में पहला एग्जाम दिया, आपके साथ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी, आपने कहा कि हाँ हुआ ये था कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया तो मेरे आधा सवाल छूट गया। अब क्या है, आपके साथ ये इशू रहे कि आप घर से निकले देर से, फला हुआ, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और आपका आधा सवाल रह गया, ये टारगेट क्लास था। आपने ये एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया, फिर अगला एग्जाम दिया, आपने कहा यहाँ पर ये हुआ और मैंने जो है वो गलती से एक सवाल छोड़ दिया। तो ये जो छोड़ दिया सवाल आप कह रहे हैं, ये बेसिकली टारगेट क्लास है। कैसे हो रहा है, जब आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं तो उसका एक आउटपुट जनरेट हो जाता है जो आपको मालूम होता है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, इस आदमी को कैंसर है, खुदा ना खास्ता। ये एक सिम्टम्स है, इस आदमी को कैंसर नहीं है। ये एक सिम्टम्स है जो हम पहले से मौजूद, हमें पता था, ये बेसिकली इस आदमी को कैंसर नहीं है और सही है। और इस तरह से हमारे पास आउटपुट मौजूद है। हम ये वाला पार्ट जो होता है जिसमें हम अलग कर लेते हैं एट्रीब्यूट से, इसको डेटा कहते हैं, इसको डेटा कहते हैं। और जो आउटपुट है ये बेसिकली हम इस आउटपुट को यहाँ पे आउटपुट कहते हैं, जो टारगेट क्लास होती है। ये दोनों हम बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर यहाँ पे ML का मॉडल अप्लाई करता है। ML मशीन लर्निंग का कोई मॉडल तैयार अप्लाई होता है।
इस डेटा और इस आउटपुट के ऊपर हमें रिजल्ट पहले से मालूम है और उसके ऊपर मशीन लर्निंग का एक मॉडल जो है वो जो मॉडल वो बनाता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। यानी मशीन लर्निंग के किसी एल्गोरिथम और इन दोनों के बेसिस पे एक मॉडल तैयार हो जाता है, उसको इन्होंने प्रोग्राम लिखा है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली मॉडल। जो मॉडल तैयार होता है ये क्यों तैयार होता है, यहाँ तक बेसिकली मशीन लर्निंग का काम खत्म हो गया। अब आप कहते हैं कि टेस्ट कर लो, मैंने जो मॉडल बनाया अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो फिर टेस्ट डेटा आता है और बताता है यस और नो। तो हमारा काम बेसिकली यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है उसमें आप पहले डेटा देते हैं और आउटपुट यानी टारगेट क्लास देते हैं, जिसके बेसिस पे आपका प्रोग्राम बनता है, यानी मॉडल तैयार हो जाता है। जो मॉडल होता है ना वो भी कोड होता है, कोड प्रोग्राम होता है बेसिकली। तो इसलिए आप कहते हैं कि मॉडल जो है बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं मशीन, अब जब जो कैटेगरी इसमें आती है वो एआई तो है क्योंकि ऑटोमेट हो रहा है, लेकिन साथ में मशीन